अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता और मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, जिस तरह कि हम आपका एक तारुफ कराते हैं, बातचीत करते हैं हर दफ़ा एक नए मेहमान के साथ, और उसमें बड़ी कैंडिड गपशप भी होती है, कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जो चाहते हैं आप जिसका जवाब आपको मिले। इसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में किसी भी हवाले से जो कारकर्दगी होती है, कोई भी असाइनमेंट किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो सियासी शख्सियत हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से एक जजमेंट दी जाती है कि जनाब आपने इतने अरसे में क्या किया, कैसे किया और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। आज के जो प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, आई वुड से कि उनको किसी भी वो तारुफ के मोहताज नहीं है, नीड्स टू इंट्रोडक्शन बेसिकली। इफ़ आई मे से कि ही इज़ द वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेफिनेटली जी, कोई शक नहीं इसमें। फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो भी इसमें भी कोई शक नहीं। हम बात करें जनाब सेनेटर फैसल जावेद खान साहब की, जो कि सेनेटर हैं और इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन हैं सेनेट की, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। इसके अलावा मेंबर हैं क्लाइमेट चेंज, एविएशन, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड आईटी टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ शामिल हुए। पहले तो तीन चार चीज़ें से थोड़ा सियासी टाइप पे बात कर लें और थोड़ा सा फिर कैंडिडेट गप भी लगाएंगे। पहले तो ये बताइए कि सर मौजूदा सियासी हालात, ख़ास करके पोस्ट एपीसी, जो आपने देखा और बड़ा अच्छा फैसला मेरे ख्याल में हुकूमत का कि दिखाया भी गया, वरना हज़ार सवालात उस पर भी पैदा होते। दैट वाज अ ब्रेव मूव, ब्रेव एक्शन। वे आर वी मूविंग, ये डायरेक्शन क्या है? हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ऐलानात हुए हैं आइंदा के चंद माह, 4 से 6 माह कोई टसल चलेगी? जी, थैंक यू फैसल भाई, आपने प्रोग्राम में दावत दी और मैं और आप बहुत पुराने एक दूसरे को जानते हैं, दोनों का नाम भी फैसल है और काफ़ी अरसे से जानते, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम जनाब कि आपके प्रोग्राम में आए। और हालात जो हैं, देखें, एक चीज़ जो हुई है पाकिस्तान की सियासत में, पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी कि लेफ्टिस्ट हैं या राइट की सियासत है, लेफ़्ट या राइट की, राइट या लेफ़्ट की सियासत है। अब ये चीज़ तो क्लैरिटी आ गई है, ये राइट या रॉन्ग की सियासत है, या आप राइट हैं या आप रॉन्ग हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, राइट एंड रॉन्ग, तो उस पर ज़ाहिर है एक लंबा अरसा लगा, 22 साल एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के लगे, और उसके बाद फिर जाके अवाम ने इमरान खान साहब को मौका दिया। ठीक। और अब जो एपीसी की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी हमें क्लियरली नज़र आया है कि एक ख़ास तबका है जो सिर्फ अपने मफादात की बात कर रहा है, उनको कुछ सरोकार नहीं है अवाम के साथ, कोई इशू वो अवाम का ना उठा रहे हैं, ना ही उनको कोई उससे सरोकार है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो बिल पास हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये पूरा एक इज्तिमा बनाया अपना, सारे वो लोग जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैं, जिनकी लीडरशिप के ऊपर, वो ये चाहते हैं कि उनको इन केसेस से निजात मिले। और माजी में ये होता आया है, जिसको कहते हैं मुफाहमती ऑर्डिनेंस। वो क्या होता था मुफाहमती ऑर्डिनेंस के, जितने भी केसेस होते थे वो ख़त्म कर जाते थे, उन्हें फिर से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इजाज़त दे दी जाती थी कि आप करें, हम आपके केसेस को टच नहीं करते। एक मुफाहमती ऑर्डिनेंस इन्होंने किया 2007 में, जब ये बेनज़ीर और जनरल मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के साथ किया, और उसमें यह था कि आप पावर में आ जाएंगे, आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, पूरा वो लिखा हुआ है सारा, NRO जिसको कहते हैं। तो वो हुआ 2008 के इलेक्शन में, फिर आपने देखा कि क्या हुआ, फिर पीपल्स पार्टी की और PMLN की मुश्तरका एक हुकूमत बनी, और वो सारे केसेस जो हैं पसे पुश्त पे डाल दिए गए। ठीक है जी, उनको टच नहीं करना। खैर, उसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था 9 मार्च 2009 को, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक डेट तो है। उन्होंने कहा था कि हुक्म आया था अदालत का कि NRO को कलअदम करार दे दिया गया। ठीक है, इसका मतलब है वो केसेस दोबारा से सामने आने। अब इन दोनों की हुकूमतें थीं 10 साल, इन्होंने एक और NRO आपस में साइन किया हुआ था, जिसे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, असल में वो चार्टर ऑफ करप्शन था। उसका भी ताल्लुक यही था कि अगर आप दोनों ने एक दूसरे की करप्शन पे हाथ नहीं डालना, ठीक है, और हम मिल के चलेंगे
और पहली बारी साड़ी फिर तोड़ी ये बोलते भी थे, फिर बारी बारी हम ये करेंगे। तो 10 साल उन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की चार्टर ऑफ करप्शन वालों ने, और मुल्क को किधर लेकर के चले गए आपके सामने है। आवे का आवा ही बिगड़ गया, सारे इदारे तबाही में चले गए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़, उनकी जदादें बढ़ी, आम आदमी का नुकसान हुआ। ये कुछ ख़ानदान है जो बहुत ज़्यादा अमीर हुए, बैरून मुल्क असासे इनके ऊपर गए, इनकी टीटियाँ, इनकी ओमनियाँ, सब चीज़ें ऊपर गईं, लेकिन आम आदमी के हालात ख़राब हुए। ख़ास तौर पे 6,000 अरब रुपया कर्ज़ा था जब जनरल मुशर्रफ गए थे, उसको 10 साल में इन्होंने 30,000 अरब पे लेकर चले गए। अब हमें जो कर्ज़ा लेना पड़ता है, इनके कर्ज़ों की किस्तों अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ता है, तो पूरे निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाल किया इन्होंने, तो ये रॉन्ग वाले हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ कुछ ठीक तो नहीं किया। APC में इन्होंने पूरी कोशिश की। APC से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ये डील करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। ये पूरा डॉक्यूमेंट है। ये जो आप उस दिन एक टेलीविजन चैनल पे भी दिखा रहे थे, इज इट द सेम डॉक्यूमेंट? इट्स द सेम डॉक्यूमेंट। व्हाट डज इट से? कहता क्या है? इट सेज कि चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, सरे महल, टीटियां, जाली अकाउंट्स के सारे केसेस जो है ना ये ख़त्म कर दें। वही जो NRO में ये मांगते हैं। ये उनकी तरफ से आया आपको? जी, ये PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से आया। लिखा किसने और ड्राफ्ट जो हुआ है ये एग्जैक्ट किस शख्सियत ने लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी ने ड्राफ्ट किया इसको और ये दिया है। ये बेसिकली प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं NRO की सूरत में। ये हैं नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है 1999 का, उसके अंदर तरामीम का। नैब बनाने वाले ये बंदे, सिलेक्ट करने वाले ये, उसका चेयरमैन लगाने वाले ये, उसके कानून को इन्होंने कभी भी खुद तब्दील नहीं किया, वही चलता आ रहा है। अब हमें कहते हैं कि आप तब्दील करें नैब के कानून को। 10 साल ये हुकूमत करते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें कहते हैं कि जी आप करें। हमने कहा ठीक है, उस पर बातचीत हो सकती है, आप लाएं। उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक ये लेजिस्लेशन की बात की है कि हम बस इसमें बच जाएं, बाकी है उसमें यह मनी लॉन्ड्रिंग को नैब ना देखे। 99,99,999 रुपये तक की करप्शन जो है वो होनी चाहिए। उससे अगर 1 रुपया ऊपर होती है तो फिर नैब पकड़ ले, लेकिन उससे नीचे 1 अरब से नीचे होती है तो गुड टू गो है। और 99 से पहले के जितने भी केसेस हैं वो चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने जब ये डील की, उन्होंने देखी इनकी तरफ से जो आई, तो इमरान खान साहब ने तो रिफ्यूज़ कर दिया और इन्होंने बस उसके बाद ये पूरी ब्लैकमेलिंग जो है शुरू कर दी। तो ये APC का असल में मकसद ये वाला डील है वो जो चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। अब चंद एक और चीज़ें हुई हैं APC के साथ साथ, जिस तरह के बड़ा ओपनली हमने सुना। और मौलाना साहब, कोई लोग कहते थे जनाब कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, कोई कहता था नहीं जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। वो हवा के साथ रुख तब्दील करते रहे और उस दिन बड़ी तगड़ी और सख्त किस्म की उन्होंने बातचीत भी की। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब ने भी, और बाद में भी उनके जो दीगर उनके साथ फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर दिया। जनाब बात यह कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट का कुछ ना कुछ तो रोल होता है, और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो अवाम के ख़िलाफ़ होती है। वो अवाम की लिए होती है और अवाम का ही काम कर रही होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो कुछ चीज़ देखते हैं कि कुछ चीज़ नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रही है तो अपना एक आध कमेंट ज़रूर दे देंगे कि दिस इज़ द वे वी थिंक, लेट्स बी ऑन द सेम पेज। यहाँ पर लग ये रहा है कि जनाब एज इफ के पाकिस्तान में सारे इलेक्शन जो मियाँ साहब जीते भी वो भी फिर उन्हीं की मर्जी से थे, तो फिर मियाँ साहब शुड एडमिट कि जनाब ये धांधली हुई थी और मैं जीत गया। हारने वाला ही हमेशा धांधली की बात करता है, जीतने वाला नहीं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गालिबन 2013 में भी इमरान खान साहब एक स्वीपिंग विक्ट्री लेंगे, लेकिन उनको शायद उस वक्त समझ नहीं आया कि इलेक्शनरिंग की गेम क्या होती है। इस दफ़ा थोड़ी समझ में आ गई। जनाब फैसल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, धांधली का जो इनका नैरेटिव है वो चलने का नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हमने धांधली पे शोर मचाया 2013 के इलेक्शन के बाद, हमने वैसे ही शोर नहीं मचाया। हमने 1 साल बहुत स्ट्रगल किया। 2013 मई में इलेक्शन होता है और 2014 मई में जाके हम एक 11 मई को हम इस्लामाबाद में एक जलसा करते हैं। 1 साल तक हमने इंतज़ार किया और पहले दिन ही इमरान खान साहब, आपको पता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान गिर पड़े थे। जी मुझे याद, उधर स्टेज से, तो वो हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल बेड से शौकत खानम वहाँ से उन्होंने कहा था हम इलेक्शन मानते हैं, हम आपकी हुकूमत भी मानते हैं, गुड, लेकिन 4 हलके खोल दें। स्पेसिफाई किए कौन कौन से 4 हलके, ताकि आगे से सिस्टम ठीक हो। हम हर फोरम पे गए,
हमने कोई पता नहीं सैकड़ों 500-600 से ज़्यादा पटिशन्स दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए, अदालतों में गए, पार्लियामान में आवाज़ उठाते रहे। जब हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला तब हमने कॉल दी, प्रोटेस्ट की। और वो भी जो कॉल थी, जो धरना था 126 दिन का, वो भी हम डिमांड करते रहे कि आप ये 4 हलके खोल दें। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला था। इन्होंने कौन सा फोरम आजमाया है जिसकी ये बात करते हैं? क्या ये किसी ट्रिब्यूनल में गए हैं? अपने हलकों में जहाँ ये इलेक्शन हारे हैं वहाँ पर भी ये अपील में नहीं गए, ठीक है। और ना इन्होंने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया, ना ही कोई और फोरम इस्तेमाल किया, और कहा जी धांधली होगी। अच्छा, धांधली अगर होती, 14 हलके ऐसे थे जहाँ पीटीआई जो है नेशनल असेंबली के 14 हलके ऐसे थे जहाँ पीटीआई 3000 वोटों से मार्जिन से हारी है। अगर इलेक्शन में धांधली होती, या मैनेज हो रहे होते इलेक्शन, या सिलेक्टर्स कुछ कर रहे होते, तो फिर ये 3,000 जो है इसको तो आराम से मैनेज किया जा सकता था। कहीं 1000 का, कहीं 500। 2013 में भी कुछ हालात ऐसे ही थे जी, काफी सारे क्लोज मार्जिन पे हारे आप लोग। 2013 में भी हमारी, अगर आप पोलिंग बूथ्स पे जाएं या जो हमने देखा है फुटेज टीवी चैनल्स पे, सब पीटीआई था, लेकिन इलेक्शन पीटीआई नहीं जीती थी। उसकी वजह ये थी कि मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बताऊं कि कुछ हल्के ऐसे थे जहाँ पे बड़ी गुंडागर्दी चल रही थी। गुंडागर्दी से ये मुराद नहीं कि क्लाशनकोव की फायरिंग हो रही थी, मतलब कि पीटीआई के बच्चे जो थे, जो 18 साल से ज़्यादा थे और उनके पास अपना आईडी कार्ड था और वोट भी थी, उनको इकट्ठा किया हुआ था और ये चांदे को जाने दे रहे थे और मेजोरिटी को नहीं जाने दे रहे थे। ये एक फैक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा। तो हमारे भी एक दोस्त वहाँ पे नून लीग का खड़ा था और एक पीपल्स पार्टी का। मैंने कहा जनाब, एक ने कहा हमें, हमने कहा बिल्कुल, तो बड़ी जल्दी अंदर भेज दिया, वोट जाके लगाए और बाहर आ गए। लेकिन कहने का मकसद है कि ये हर लेवल पर, छोटी बड़ी, जहां पर आप तगड़े हैं वहां पे कोई फड्डा करा दो ताकि वोटिंग डिले हो जाए। ये पहली बार 2018 में जो इलेक्शन हुआ है, पहली बार ये न्यूट्रल हुआ है, इसलिए इन्हें तकलीफ है। ये चाहते नहीं है न्यूट्रल इलेक्शन हो, ये चाहते नहीं है फ्री फेयर इलेक्शन। अब मियां साहब कहते हैं कि जी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इनके लिए फ्री फेयर वो होता है जो इनके लिए मैनेज हो। इनकी असगर खान केस आपको याद होगा, बड़ा अरसा चला। और अच्छा, एक अहम बात फैसल भाई, पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब पहले इक्तदार में आई हैं, बाद में पार्टियां बनी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में सर्व करके आए थे, बाद में पीपल्स पार्टी लेट 60s में बनाई, पहले इक्तदार में आए थे। इसी तरह नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी लेके आए थे, बाद में जाके पार्टी शार्टी बनी। इमरान खान साहब की तो 22 साल की स्ट्रगल है, इनमें से एक नहीं है जिसने पावर में आने से पहले इतनी स्ट्रगल की। लेकिन वेल साहब, फिर वो एक इल्ज़ाम जो कि तमाम पार्टीज लगाती हैं खान साहब के ऊपर भी, वो कहते हैं जनाब खान साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ करके इधर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सारे ये बोल रहे हैं आपके सामने, एपीसी में भी ये बातें करें। अब इमरान खान का वो जलसा है, उसको भी कहते हैं जी फौज फंड करी थी या उसको इस्टेब्लिशमेंट फंड करी थी। इसी तरीके से बेशुमार इल्जामात, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ जनरल्स, आई रिमेंबर, आई कैन टेक। जनरल मुशर्रफ ने एक जलसा करवाया था इस्लामाबाद डीच, मुझे याद, पार्लियामेंट में। बिल्कुल ठीक, सारी एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, गवर्नमेंट में थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वर्दी में थे, सब कुछ था, सब कुछ था। प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, पूरी एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाया, इधर जलसा कराया। वो ऐसा जलसा था जिसमें से गाड़ियां गुजर सकती थी, बंदे ही नहीं थे। वो कोई जो आए ना, जो बसों में भर भर के जबरदस्ती लोगों को लाए, कोई दामने को चला गया, कोई फैसल मस्जिद, कोई शक्कर पड़ियां अपना देख। और हालांकि करीबी हलकों में जितने उनके अपने उम्मीदवार थे और उनके जो स्ट्रेंथ थी, उन सबको कहा गया था कि बंदे लेके आने हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहाँ जलसा करा सकती है? हमारे जलसे आपके सामने, फुटेज सबके सामने है। लोग इमरान खान के लिए निकले। अगर एस्टैब्लिशमेंट जलसे करवा सकती तो जनरल मुशर्रफ का जलसा ना करवा देती उनको। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये स्ट्रीट, इनके पास कभी भी स्ट्रीट पावर नहीं। अभी पिछली बार ये निकले ना एपीसी वाले, ये तो रिपीट ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना सारा, ये पिछली बार भी निकले हैं। मौलाना के आए हैं फॉलोअर्स, लोग आए हैं मौलाना के, मौलाना फजल रहमान के, लेकिन इनके साथ तो कोई नहीं निकले। ये सेल्फियाँ लेके कंटेनर से जो है वापस चले गए थे। इनके तो ड्राइवर भी इनको उतार के वापस चले गए। अच्छा फिर साहब, अब 3-4 चीज़ें, कुछ आपने जो हुकूमत जब वजूद में आई आपकी 2018 में, हमें कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगी और समझ में आई। वो ये थी कि जनाब बहुत सारे रिफॉर्म्स होंगे पहले, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात करें, आप उसमें बेशुमार और हवाले से। बिल्कुल, पहले बताइए कि जो रिफॉर्म्स हैं ये कितना बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि लेजिस्लेशन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से चीज़ें स्टैटिक होती हैं। बहुत प्यारी बात की आपने। देखिए, इमरान खान साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है, पूरी ज़िंदगी
और उन्होंने जो भी कहा उन्होंने करके दिखाया। अल्लाह के फजल से नामुमकिन को मुमकिन बनाते आए हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा। उनकी पूरी ज़िंदगी को अगर स्टडी करें, जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की, अब आप तो क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, प्रोग्राम्स भी करते रहे, क्रिकेट को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। जब क्रिकेट शुरू की तो लोगों ने कहा कि इमरान खान नहीं बन सकते, अपने कज़न्स ने कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, और दुनिया के अजीम क्रिकेटर बन के दिखाया। वर्ल्ड कप हो रहा था, सब ने कहा, आपने भी पढ़ा होगा उस वक्त, हम सब वर्ल्ड कप को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे थे 92 का, सब ने कहा इमरान खान नहीं जीत सकते, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। फिर शौकत खाना बनाने लगे लोगों ने कि बना सकते, बना भी ले तो गरीब का इलाज नहीं कर सकते। उन्होंने ना सिर्फ शौकत खाना बना के दिखाया बल्कि 70% कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त इलाज दुनिया में नहीं है वो करके दिखाया, और कर रहे हैं माशाल्लाह, चल रहा है। नवा यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ गए, रिखी की बंजर ज़मीन है मियांवाली में, वहाँ खड़े हैं, कहते हैं मेरा ख्वाब है कि मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। खान साहब की कह रहे नहीं कर सकते, वो भी करके दिखाया। देहात के अंदर पहली इस तरह की यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में क्या दुनिया में, वो बना के दिखाई, टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी एफिलिएशन ब्रैडफोर्ड के साथ है, ठीक है, वहाँ की डिग्री मिलती है, वो बना के दिखाई। फिर लोगों ने कहा हाँ ठीक है ये काम शाम तो कर लेते हैं, लेकिन सियासत में इमरान खान नहीं कामयाब होंगे। 2013 के इलेक्शन में एक सूबे में गवर्नमेंट बना के दिखाई, फिर लोगों ने कहा गवर्नमेंट तो बना ली है लेकिन चलेगी नहीं, नया खैबर पख्तूनख्वा नहीं मिलेगा। सुने ना, फिर चाहे वो गुड गवर्नेंस की ये मिसाल, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पुलिस हो, हेल्थ हो, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये मिसाल कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट ना सिर्फ एक पार्टी की रिपीट होती है बल्कि डबल वोट लेके वापस आती है। फिर लोगों ने कहा एक सूबे में तो काम कर लिया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। इस वक्त आपके मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम इमरान खान है। अब लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान, किधर है ये, वाकई नया पाकिस्तान कहाँ है? जी जी, ये सवाल रियासत मदीना किधर है? जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सवाल केपी में भी हुआ था शुरू में। देखें सबसे पहले कुछ टारगेट्स जो गवर्नमेंट ने रखे या खान साहब ने रखे एज ए लीडर, वो बहुत ओवर एम्बिशियस थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वालों को भी हम कहते हैं कि आप इन चीज़ों को लोगों को बताएं, जो आप कर रहे हैं ना, एड कैंपेन चलाएं। उधर कुछ भी नहीं होता था तो आप अखबारों में देखते, इतनी बड़ी बड़ी शक्लें छपी होती थी, सारे काम इश्तिहारों में ही हो रहे थे, और खान साहब सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उसी चीज़ को करते थे, तो फिर क्यों वो काम करने जा रहे हैं दोबारा? नहीं, खान साहब इस चीज़ को नहीं क्रिटिसाइज कर, वो तो अपनी उनकी शक्लें जो छाप देते थे, वो PMLN की ब्रांडिंग पूरी करते थे और काम नहीं करते थे, सिर्फ इश्तिहारों में काम होता था, ग्राउंड पे काम ही नहीं होता था। यहाँ पे ग्राउंड पे काम हो रहा है, इश्तिहार ही नहीं है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब की पिक्चर आनी चाहिए या वो, लेकिन कम से कम अवेयरनेस कैंपेन तो चलाए ना, लोगों को पता तो चले ना। आज अगर आप एड्स, उससे दो फायदे हैं, एक तो लोगों को पता चलता है, दूसरा आप भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं एक पूरा एक सिलसिला होता है कि आप उसमें, मैंने तो इनको कहा आप उसमें रख दें, अपने क्या कहते हैं उसको, PSDP में रख दें, आप तय कर दें, सेल्स का बजट होता है, हर इदारे का होता है, पोस्टल सर्विसेज है, दे हैव टू एडवर्टाइज टू कम्पीट विद TCS एंड अदर पीपल, यू नो, सो इट्स अ प्रोडक्ट। सो वो भी ये केस बनता है, और दूसरा ये कि अवाम नास को पता चलना चाहिए, और तीसरा मीडिया की ग्रोथ होती है, मीडिया की ग्रोथ होती है, चैनल्स का जो रेवेन्यू होता है वो एड्स से होता है, तो हर लिहाज से, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें, तो खैर पूरा जोर है। इधर प्रॉब्लम यह है कि इधर इश्तिहार ही नहीं चलाते, काम ही नहीं बताते, काम बताने चाहिए। अच्छा अब क्या हमें पाकिस्तान की इकॉनमी इमरान खान साहब को जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड की नहीं मिली कि आगे चलाएं, ये मिली इस पाकिस्तान की, जिस पाकिस्तान में सारे इदारे तबाह हुए थे, कोई एक इदारा नहीं था जो प्रॉफिट में हो, कोई एक इदारा नहीं था जो ब्रेक इवन पर भी हो, सब लॉस में थे। फिर दूसरी चीज़, जो डॉलर के अंदर खर्चों और आमदनी का जो नुकसान था पाकिस्तान को, वो 20 अरब डॉलर था, ठीक है ना, डेफिसिट जो था आपका, हाँ, वो 3 अरब डॉलर पे लेकर के आए, और पिछले 2 महीनों में वो 800 मिलियन डॉलर सरप्लस में गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज, फिंच, ब्लूमबर्ग सब कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल है। कोरोना के आपकी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हुई है। जी, क्रेडिट रेटिंग, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर गई है बहुत, हमारा ट्रेड डेफिसिट नीचे गया, फिस्कल डेफिसिट नीचे गया, करंट अकाउंट डेफिसिट की मैंने बात की, वो बहुत नीचे चला गया माशाल्लाह, और साथ ही में हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोरोना के बाद दुनिया में एक डेनमार्क की और पाकिस्तान की तेज़ी से रिकवर की, ऊपर जा रही है। अच्छा बहरहाल स्टेबल हुई है, अब टेक ऑफ करनी है इकॉनमी। ये बुरे हालात क्यों हैं? सबसे बड़ा मसला अवाम का है महंगाई, सबसे बड़ा मसला। बिल्कुल, जब चीज़ आपकी दस्तरस से बाहर हो ना,
जब घर के खर्चे ज़्यादा हों और आमदनी कम हो तो महंगाई होती है। महंगाई होती है, किस वजह से महंगाई हुई है? इन्होंने ख़ास तौर पे जो बिजली के मुआहदे किए थे, इतने महंगे मुआहदे, बिजली महंगी सब महंगा, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट पे फर्क पड़ जो गया। बिजली के इन्होंने मुआहदे किए, इतने महंगे मुआहदे किए, हम कुछ उसमें से नेगोशिएट कर चुके हैं और कुछ होने हैं। फिर आवे का आवा, खर्चे इतने ज़्यादा थे, शाना शान इनके लाइफस्टाइल थे, गवर्नर हाउसेस, प्राइम मिनिस्टर हाउसेस, रायवेंड के अंदर, बैरून मुल्क जो दौरे थे उनके अंदर, जिस तरह से डॉलर्स खर्च होते थे इनके अपने, जा जाके ये जो विज़िट करते थे बैनुल अक़वामी दौरे, उनका आप डेटा निकाल लें और इमरान खान साहब का डेटा निकाल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कॉस्ट को नीचे। अपने घर में रहते हैं बनी गाला में, आप तो गए हुए हैं कई दफ़ा, वहाँ पे आपने देखा कि फेंस लगवाई है उन्होंने, सिक्योरिटी वालों ने कहा कि अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, अब आप फेंस लगवाएं, तो अपनी जेब से लगवाइए, ये नहीं कहा चलो दफ्तर से लगवा दो। फिर बाहर वो थोड़ा सा काम था सड़क का बाहर, तो वो उन्होंने कहा हम करा देते, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अपनी जेब से मैं करवाऊंगा। इमरान खान साहब ने अपनी जेब से करवाया काम। और अब दौरों की मैंने आपको बता दिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खर्चे जो हैं 60-70% रायविंड को आप देखें ना, रायविंड की जो आप बात करें महल की, वहाँ की रोड्स देखें, स्ट्रीट लाइट्स देखें, उधर की सिक्योरिटी देखें, उधर की प्राइसेस में हाइक देखें। अरबों रुपए इन्होंने अपनी सिक्योरिटी पे मैंने तो लगाए। सुना कि इन्होंने जनाब अपनी एक दफा पुलिस, कैमरे लगे और फिर रिपीट हुए वो कैमरे, क्योंकि उन्होंने कहा जो इससे भी बेहतर कई करोड़ रुपए उस पर लग गए। पुलिस इनकी खिदमत पे मामूर थी ना, अवाम की नहीं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हम खर्चे कम कर रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं। अभी 4000 अरब रुपया जो इकट्ठा होता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, उसमें से 2000 अरब रुपया इनके लिए हुए कर्जों सर्विसिंग में निकल जाता है, इंटरेस्ट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। पीछे सूबों को जाना है, पीछे रह क्या गया, ठीक है। तो अभी तो इस पूरी इक्वेशन को ठीक करना है ना, और उस पे अच्छा रिफॉर्म्स पे आए। सर अगर मुझे इजाजत है, वैसे एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देन विल स्ट्रेट अवे विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स। विल टेक अ ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का वहीं से दोबारा से आगाज करेंगे। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इकदामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़े कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ सर साहब, दो तीन चीज़ें मैं और आपसे ये पूछना चाहूँगा। एक तो आप बात कर रहे थे रिफॉर्म्स के हवाले से, डिफरेंट चीज़ें आई, चंद एक चीज़ें और भी जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी, नौकरियां देंगे। हालांकि हुकूमत का काम एक लेवल तक होता है नौकरी, लेकिन ऐसी इन्वायरमेंट देना कि प्राइवेट सेक्टर आए और बेहतर हो और वो सारा सिलसिला ठीक हो जाए। आपने खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया हुआ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जनाब कि हम इतने घर बनाएंगे, एक बड़ा नंबर दिया। थोड़ा सा वो भी देखें कि वो भी बड़े ओवर एम्बिशियस टारगेट लगे। लोग आज भी बात करते हैं कि घर किधर है, फलाना किधर है, वो नौकरियां कहाँ गई, बल्कि इतने लोग और बेरोजगार हो गए। मे बी कोविड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक हम ठीक रहे उस हवाले से। तीन चीज़ें आपने पूछी हैं, कोविड, नौकरियां और घर। कोविड का मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि हमने दिहाड़ीदार, मजदूर, जो गरीब आदमी है उसका ख्याल रखना है। सिंध वाले कह रहे थे वो करो जो मोदी कहता है, जो मोदी कर रहा है इंडिया में वो करो। आज इंडिया का आप हाल देख रहे हैं, वहाँ पे भूख भी बड़ी,
लोग बेरोजगार, रिकॉर्ड बेरोजगारी, 25% इकॉनमी उनकी 34 पे पहुंच गई है इस वक्त अच्छा जनाब। अपडेटेड 34% उनकी इकॉनमी श्रिंक कर गई है, बैठ गई है, और उसके साथ साथ कोरोना भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा कि लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो। कौन सा लॉकडाउन कर दो? E7 में बैठे हुए लोग कह रहे हैं लॉकडाउन कर दो। ठीक है ना जी, वो बिलावल कर रहे हैं जी लॉकडाउन कर दो। क्या पिंड आपको पता नहीं है? यहाँ पे ही आप सबर्ब्स में ही देख लें या इस्लामाबाद में ही देख लें, आप किस सेक्टर्स में लोग एक एक घर में के लोग रहते हैं। लॉकडाउन क्या कर दो, उनकी तो दिहाड़ी ख़त्म है। तो इमरान खान ने पहले दिन से कहा कि आम आदमी का हमने ख्याल रखना है। उस पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज भी लोगों को दिया, बदले में उनकी दुआएं लग गई मुल्क को। कोई साइंटिस्ट सारे हैरान है कि ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया पाकिस्तान में जो कोरोना जो है ये लोगों की दुआएं लगी हैं कि आपने गरीब आदमी का ख्याल रखा। साथ में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी आप गए, और ये टर्म जो है स्मार्ट लॉकडाउन, पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस ही इमरान खान साहब ने कराया, जिसने दुनिया ने तारीफ की। फिर बिल गेट्स ने तारीफ की, WHO की आपके सामने उन्होंने क्या है कि दुनिया को सीखना चाहिए पाकिस्तान से, इमरान खान से, कि किस तरह से इन्होंने कोरोना की जो स्ट्रेटजी पूरी बनाई है, NCOC और पूरा एक सिस्टम जो बनाया। बहरहाल अल्लाह ताला का फजल है जी, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने करम किया। ठीक है जी, तो बिलीव का आप ये करते हैं कि गवर्नमेंट का एफर्ट और अल्लाह ताला की मेहरबानी, और कुछ मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला की, बिल्कुल अल्लाह ताला की रजा के अलावा तो कोई काम आज हम अपने डेथ रेट्स देखते हैं कंपैरेटिवली इंडिया के, तो वहाँ पे तकरीबन 1300-1400 लोग रोजाना मर रहे हैं। एक ही तरह की और आबो हवा एक बंदा, और वही हवा, वही सिस्टम, वही सब कुछ। लोग भी वैसे ही हैं, SOPs वगैरह तो लोग वैसे ही सिस्टम है वहाँ पे भी। अल्लाह ताला की मेहरबानी, और अल्लाह ताला करम फरमाता है उन लोगों पे जिनकी नीयतें साफ होती हैं। और जो डॉक्टर बना दिया, सर डॉक्टर साहब भी होते हैं, डॉक्टर साहब कोरोना की बात हो रही है, डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे बताइए जॉब्स के हवाले से क्या ऐसी जी मैं आ रहा था सर, बिल्कुल कोरोना हो गया, अब आए जॉब्स के हवाले। अच्छा भाई दा, कोरोना की एक और जो हिट पड़ी है दुनिया में, जितनी बेरोजगारी हुई आप स्टडी करें, अमेरिका में आप देखें, यूरोप में लोगों को निकाल, दुबई में आप देखें निकाल दिया। पाकिस्तान में भाई हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इतने बुरे हालात नहीं हुए, लेकिन बहरहाल मसले हैं। अब आए हमारे यहाँ तो कोरोना से पहले की मसले भी बहुत है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, हमने जब कहा ना नौकरियों के और हाउसिंग का, हाउसिंग के ऊपर तो पूरा ये एक केस चलता रहा अदालतों में, फोरक्लोजर लॉ जो है उसके ऊपर बड़ा टाइम लगा, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इमरान खान पहले दिन से लगे रहे, क्योंकि बहुत सी ऐसी पेचीदगियां थी कानूनी जिसके तहत ये बूम नहीं आ पा रहा था। लेकिन उसका एटलीस्ट ब्लूप्रिंट को तो चॉकआउट कर लिया होगा ना। वो कर लिया, फिर आखिर हमें 2 साल लगे उसमें, अब जाके वो हुआ है। तो अब जाके वो पूरा एक, अभी आप देखें ना कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, क्योंकि बाय द वे हाउसिंग के साथ ना 40 इंडस्ट्रियां जुड़ी हुई हैं जो कि डायरेक्ट उठनी है, 100 इनडायरेक्टली उठ जानी है। इससे 3 चीज़ें होंगी, एक है इससे, एक तो पूरी मार्केट के अंदर एक पूरी इकॉनमी जो है उसमें तेज़ी आएगी, दूसरी चीज़ इससे वेल्थ क्रिएशन होनी है, और तीसरी चीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होनी है। जब इतनी आपकी इंडस्ट्रियाँ उठ जाती हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो एक तरफ हाउसिंग का मसला भी एड्रेस हो रहा है और दूसरी तरफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। और इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स में भी हम, सॉफ्टवेयर जो है हमारा IT एक्सपोर्ट में हम 24 से 25% ऊपर गए हैं, तो उधर भी एक बूम आ रहा है। तो हर एतबार से देखें, आपने कहा वर्किंग एनवायरनमेंट, माहौल पैदा करना है नौकरियों के लिए, ठीक है ना, सरकारी नौकरियां नहीं, ओवरऑल माहौल पैदा करना है जिसमें आपकी नौकरियां सरकार के अंदर। पाकिस्तान 1960s के बाद तो पहली दफ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गया। 1960s के बाद हमारे यहाँ 2 डैम्स पे काम शुरू हो गया, CPEC की अलग आप एक पूरा एक, पहले तो एक सीधा रोड ही था CPEC, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। अब आप स्टडी करें CPEC को, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आके CPEC को पूरा रिवाइज कर दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ पूरा चला गया। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। याद रखिए, पहले 2 साल CPEC में कुछ रीनेगोशिएशंस भी किए चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज पार्टनर्स के साथ, या उसी पे चल रहे हैं जिस तरह के का पेशे? क्योंकि जरदारी साहब कहते हैं कि जी ही इज द फाउंडर ऑफ CPEC, प्राइमरीली कहते हैं ये लोग ये नहीं 8 चक्कर उन्होंने उधर लगाए। ये लोग ये नहीं कहते, इनकी उम्रें हैं, ID कार्ड इनके छपे हुए हैं, लोगों को इनका पता चल जाता है। ये नहीं कहते कि हम कायदे आज़म के साथ बैठे हुए थे जब पाकिस्तान बना था। लेकिन इसमें जरदारी साहब का तो वैसे अमल दखल है नहीं, ये बस ये नहीं कहते। और वो दूसरे भी हैं जी, हर चीज़ ये तो हमने किया, वो चीज़ हमने किया, तो तुमने किया तो उस वक्त किधर था तुम? ठीक है ना, वो हुआ क्यों नहीं? फिर डैम जो है मैं आपको, और रावी सिटी पे भी आता हूँ, एक बहुत बड़ा, कोई माजी की गवर्नमेंट रावी सिटी नहीं शुरू कर सकी,
ये जो लाहौर में इमरान खान साहब ने काम शुरू करा दिया। नीयत तो आप काम करना चाहें तो कर सकते। 50 सालों में पाकिस्तान में, 50-55 सालों पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम बना ही नहीं, कोई बड़ा डैम बना ही नहीं। तो बादशाह डैम और मोहम्मद डैम पे किसने काम शुरू करवा दिया? इमरान खान ने। ठीक है, इसी तरह रावी सिटी है, उस पर काम शुरू हो गया। इसी तरह हाउसिंग है, वो खुल गई है। ये जो रावी सिटी वगैरह और इस तरह के दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, ये लो कॉस्ट हाउसिंग्स हैं जो आम एक बंदे के लिए। नहीं, वो तो पूरा जो है ना, पूरा इसके अंदर भी है, रावी के अंदर भी है, लेकिन बाकी सब होता है उमूमन ये कि मैं आपको प्राइवेट कंपनी से भी नया पाकिस्तान हाउसिंग जो है ना स्कीम पूरी, वो लो कॉस्ट हाउसिंग वाली। क्योंकि मैंने ये देखा कि अक्सर ये होता है कि और उसमें मजीद जगह भी इन्वेस्टर्स करके, पैसे हाँ। लगा देते हैं, जो चीज़ 10 लाख की आम आदमी को मिलनी है उसी की कीमत 40 तक पहुंच जाती है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस, ऐसा फाइल्स बिकती हैं और दीगर। इसमें इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हकदार है वो इसी को घर मिलेगा। जी बिल्कुल। इसमें देखिए ना पूरा, अब तो ये भी पूरा आपने बड़ी अच्छी बात की है। हकदार कौन है? ये तो यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन हकदार बने हुए थे, बहुत से ऐसे लोग ग्रेड BISP में आप देखिए ना, वही कह रहा हूँ डॉक्टर ना, साहिबा से बात हो रही वो थी, जो उन्होंने कहा डेटा है कि नादरा कितने का, लोग थे जो involved थे। हाँ, उसको भी साफ किया है। इनके पॉलिटिकल लोग बीच में जो कभी यूरोप जा रहा है, कभी जहाज़ों में सफ़र कर रहा है और कहता है मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हकदार हूँ। ओ भाई, तो वो सारा डेटा तो भी कई ठीक लाख किया। लोगों का जब मिलके एक अकाउंट बनता है तो बहुत सारे पैसे हो जाते हैं ना सर, यही तो बात है। तो जो वो डेटा भी शफाफ किया, ट्रांसपेरेंसी। एहसास प्रोग्राम आपके सामने है, 190 पता नहीं 200 अरब से ऊपर, बहुत उसको बढ़ा दिया, जब कर दिया। तो हर लिहाज से फोकस आम आदमी पे, पहले एक एलीट कैप्चर्ड था पूरा, अब एक आम आदमी पे फोकस ठीक है। है, जब आगे आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। मुझे अभी भी याद है, बड़े गर्मा गर्म किस्म के जलसों में बातचीत करते थे मुराद सईद साहब, वजीर भी हैं कम्युनिकेशन के, और वो कहते थे 200 अरब अगले दिन इमरान खान ले आएगा और मारेगा इनके मुंह के ऊपर, और ये वो। अब मुझे बताएं कि 200 अरब डॉलर जो है सर, वो तो बहुत बड़ी रकम है। कोई 2 अरब डॉलर भी आ जाए तो हम कहते हैं यार कुछ तो हुआ। ये कहाँ तक पहुँचा? इसमें किस किस्म के मसाइल आपको मिल रहे हैं? बाकी बाहर की गवर्नमेंट से तावन कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या आपको लगेगा कि चंद दिनों का शोर है और फिर अंधेरी रात? वेल आई टेल यू व्हाट, इसमें जो एसेट्स रिकवरी यूनिट जिसको हेड करते हैं शहजाद अकबर साहब जी, जो कि मावन खसूसी भी हैं और फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर के भी, वो तो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। अब जो उन्होंने इस पूरे पे काम पहले दिन से शुरू किया, ठीक है। अब इसमें बहुत से मुल्कों के साथ ना हमारे कोई लीगल असिस्टेंस फ्रेमवर्क नहीं था। म्यूचुअल जो असिस्टेंस होती है उसके अंदर लीगल कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो आपको साइन करने पड़ते हैं। कि गरीब मुल्कों का ये किताब भी है, एक मेरे नाम जहन से नाम निकल गया उस किताब का, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है कि किस तरह से ये जो बिग कंट्रीज़ हैं, ये छोटे गरीब मुल्कों से पॉलिटिशियंस के थ्रू या गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनके थ्रू पैसा जो है बाहर लेके बैंकों में रखते हैं अपने मुल्कों में। गरीब मुल्क मज़ीद गरीब होता है और अमीर लोग के बैंक्स में पैसा चला जाता है। देखिए साहब, 2-3 सेफ हेवन्स बनाए जा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, सेफ हेवन्स बनाए जाते हैं। ये जो स्विस अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्यों अपनी सरमाया सारा बाहर रखा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक तो इलीगल था, वो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, चोरी का पैसा था, जिसे इलीगली बाहर ले गए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि आपने इलीगली पैसा बाहर, मुल्क से बाहर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। वो जाके इन्होंने वहाँ अपने फॉरेन अकाउंट्स में जमा करा दिया। अब वो पैसा हमने वापस लाना ना, उसको वापस लाने के लिए ये लीगल एक पूरा उसके मुल्कों के साथ तय हो रहा है, और मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी हद तक आगे चले गए हैं ये। अब आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, बट शहजाद अकबर इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि कब तक जो है लूटी हुई कौम की दौलत जो है वो वापस आएगी। लेकिन इस पे काम हो रहा है। और आप देखिए ना, आए भी हैं। जब 2011 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ, तो मोरक्को से शुरू करें, अल्जीरिया को ले लें आप, उसके अंदर लिबिया को ले लें आप, इजिप्ट को ले लें, सीरिया को ले लें, बहरीन को बचा लिया गया, सऊदी अरब को बचा लिया गया, चंद एक और ममालिक को, तो पूरे का पूरा अरब स्प्रिंग में आप देखें कहाँ से कहाँ तक किया। कहते हैं जनाब कम से कम 150 अरब डॉलर तो वर्थ थी हुस्नी मुबारक की, और इससे ज़्यादा वर्थ थी मुअम्मर कद्दाफी की, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स, कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, यू नेम इट। वो सारा पैसा बाहर ही था और बाहर ही रह गया, बंदे मर गए। अब आप मुझे ये बताएं कि इस केस में भी ये जो पैसा होगा, डोंट यू थिंक वेस्टर्न पावर्स की भी नज़र होती है? जब 200 अरब डॉलर पड़ा होता है तो बड़ी पाकिस्तान की इकॉनमी का तकरीबन 2/3 बनता है ये, तो वो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पड़ा हुआ, और वो व्हाई शुड दे गिव इट बैक?
because it was transferred illegally, so they will give it back because it's not them, it's the owner. और वो उसके लिए कानून होती है गवर्नमेंट टू जी वही मैं कह रहा था, उसके लिए हो रही है, उस पर लीगली है ना, वो लीगल फ्रंट पे काम हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा तो फिर वो पैसा आएगा पाकिस्तान। बट होपफुल है कि ये हो रहा है, क्योंकि ये लोगों का बहुत मेजर रीजन था इमरान खान साहब को कि अकाउंटेबिलिटी हो और सफाई हो एक दफा। वो जो कहते हैं 16-18 खानदान है वही बार बार म्यूजिकल चेयर्स चल रहे हैं, वो कुछ सिलसिले ठीक नहीं थे। अगर ये इतने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते ना, आज ये नारे शारे लगा के तकरीरें कर रहे हैं, अगर इतने मुखलिस होते तो ये अपने अदवार में कहते जी हम माफ़ी मांगते हैं, हम यहाँ हुकूमत करेंगे, हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये जो पैसा हमारा बाहर है हम ये अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, इसकी माफ़ी दे दें हमें, आगे से हम नहीं करेंगे, लेकिन ये पैसा हम पाकिस्तान में ले, भले पास ही रखते लेकिन पाकिस्तान में ले आते तो फिर भी ठीक था। लेकिन इतने ठीठने के पाकिस्तान तो यहाँ पे अकाउंट में रखे लेकिन रहे पाकिस्तान में है आपका, लेकिन होगा पाकिस्तान में, तो इतना पैसा कैसे प्रूव करेंगे कि हमारा है? सबसे बड़ा सवाल ये सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चला तो इन्होंने कहा, पहले तो ये खैर इससे देखिए, पहले तो ये कहते थे कौन सी प्रॉपर्टीज़, इमरान खान साहब ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज़ का बताया, मे फेयर अपार्टमेंट्स के बारे में इमरान खान साहब ने बताया, तो इन्होंने कहा नहीं लाएं दिखाएं कौन सी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर सारे कहते थे कि कोई नहीं है, फिर एकदम से पैनामा आ गया, यानी कि इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ पूरी दुनिया के बारे में कि किन किन मुल्कों में किस किस का पैसा पड़ा हुआ है, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ निकल आई उसमें। तो हुसैन नवाज़ ने फ़ौरन इंटरव्यू में, अब पता क्या कि पैनामा आ रहा है, फ़ौरन इंटरव्यू कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं। अच्छा जी अब हमारी हैं तो कैसे हैं भाई, वो दिखा दो, एक पेपर दिखा दो कि कैसे हैं। होता है ना, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं तो आपको रसीद, कोई सेल्स डीड होती है, कोई एग्रीमेंट होता है, कोई चीज़ होती है, रसीद होती है। अच्छा जी वो अब दिखानी पड़ रही, जब सुप्रीम कोर्ट में काम से अब दिखा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खरीदी थी 1993 में जब बच्चे छोटे थे। इन्होंने कह दिया कि ये बच्चों ने खरीदी हैं और बड़ा इन्होंने पता नहीं क्या फ्लरिश किया बिजनेस अपना, हाँ तो उससे खरीदी हैं। तो 93 में तो बच्चे छोटे थे, तो 93 से इनके पास हैं और ये वहाँ रहते भी हैं और ख़रीदी भी हुई थी। इन्होंने क्या किया, उसको छुपाने के लिए इन्होंने 2006 के कहा कि हमने 2006 में ख़रीदी हैं। अच्छा जी 2006 में ख़रीदी हैं, अब बताएं कैसे ख़रीदी हैं। इन्होंने कहा वो एक ना ट्रस्ट डीड हुई थी बहन भाइयों के बीच में, तो वो दिखाई, वो जाली निकल आई, वो इन्होंने क्लेबरी फॉन्ट, आपको याद है? बिल्कुल याद, जो सही जो लिखने का क्या कहते हैं उसको, तहतुल लफ्ज़ क्या कहते हैं, फॉर्मेट होता है, जो फॉन्ट होता है उर्दू में, पता नहीं क्या उस वक्त बना नहीं था, वो उस वक्त बना ही नहीं था और उसमें वो लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि जाली, वो खैर जाली साबित होगी। दूसरा कतरी खत बोगस, फिर कहते हैं वो कतरी ने खत कि गुजर रहा था कोई, उसने सुन लिया, ओ एक गल कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के गिफ्ट कर, वो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कह लो आप ये गलत बयानी है और गलत चीज़ है। उस पर खैर नहीं को वो किया गया, आगे केस आपको पता है जिसमें अब वो ये कहते हैं जनाब हमारे ऊपर तो ये सियासी इंतकाम है और ये सारा कुछ, तो खैर हर कोई बोलता है। अच्छा चंद एक चीज़ें और जनाब, एक तो मैं बात करूँगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान की, कहा यह भी जा रहा है कि जनाब जुराइम काफ़ी हद, मैंने इस्लामाबाद का कल मैं देख रहा था प्रोग्राम में, IG इस्लामाबाद बैठे हुए थे आमिर साहब, और वो ये बता रहे थे कि क्राइम में इजाफा हुआ है, हालांकि डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स, क्योंकि क्राइम में तब इजाफा होता है जी जब बेरोज़गारी होती है, उसका रीज़न इकोनॉमिक मेल्ट डाउन होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हो रही हैं। एक तो मुझे थोड़ा इसके ऊपर बताइए कि किस किस्म के मेजर्स लिए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम इस्लामाबाद। पंजाब तो एक बहुत बड़ा, और फिर पंजाब में जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, ऐसे बेशुमार और भी वाक़यात होते हैं, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं तो सामने आ जाते हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा फरमाइएगा कि क्या बुज़दार साहब इज़ केपेबल एंड इज़ ही एक्चुअली डिलीवरिंग जो एक्सपेक्टेशन है खान साहब की। बिफोर कमिंग हेयर मैं मिला हूँ मोहम्मद अली नेकोकारा, आपको याद होंगे, पुलिस के थे, उससे मुलाकात है। वो बड़ा एक वो हार्वर्ड के पढ़े हुए और काफ़ी उनकी एक समझ है इस सिलसिले में, और उन्होंने भी कहा कि क्योंकि जब आप KP में भी रिफॉर्म्स, DIG मुल्तान, ये उन्हीं की बात है, नेकोकारा जो थे, नेकोकारा जो यहाँ इस्लामाबाद में जी। अच्छा मुल्तान में भी रहे थे, अच्छा हाँ, इस्लामाबाद में भी थे, आपको याद होगा, जिनको नवाज शरीफ ने कहा था कि आप इन पे अटैक कर दें, ये फैमिलीज़, और ये जो आए हुए थे जलसे में हमारे लोग धरने पे, एंड ही रिफ्यूज्ड एंड देन ही वाज उनको फिर उन्होंने इनकार किया तो उनको फिर हटा दिया गया था, याद होगा, ये वही नेकोकारा थे। खैर वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे, वॉलंटरली भी,
केपी के साथ पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर, तो उन्होंने कहा जब केपी में भी आप लोग ला रहे थे रिफॉर्म्स, इट टुक टाइम, ठीक है ना। मैं ओवरऑल बात करूंगा, बाकी जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है स्पेसिफिक केसेस के ऊपर। ओवरऑल ये है कि पंजाब की पुलिस, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कतरे आसान था उसको करना, क्योंकि वो पहले से इतनी हालत में, ऐसी हालत में नहीं थी जिस हालत में पंजाब की पुलिस है आज। तो वहां पे हमें फिर भी टाइम लगा, बड़ी मुश्किल लगी हुई, और हम 2, 2.5, 3 साल में पुलिस एक्ट लेके आए, नासिर दुरानी साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है जी जी इसका। जी, नासिर दुरानी, बिल्कुल, उन्होंने पूरी तरह से वो लेके आए और वो सिस्टम। अब पंजाब में क्या प्रॉब्लम है, और इसी तरह सिंध में भी। तो पंजाब में क्या वजह हो रही है, बार बार आईजीज चेंज, पुलिस ऑफिसर्स चेंज, डीपीओस चेंज, ये चेंज, वो चेंज, सेक्रेटरीज चेंज, चीफ सेक्रेटरीज चेंज, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग समवेयर। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ओवरऑल सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पंजाब में, बहुत ज़्यादा। थाने का SHO भी मैंने अपनी मर्जी का रखवाता था, ठीक है ना, और सारा वक्त पुलिस वाले लोग, सियासतदानों की और गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनकी खिदमत पे मामूर रहते थे, उनके काम करते थे, और आम आदमी को अटेंड, ये तो सर्विस आम आदमी के लिए, पुलिस का काम है आम आदमी को सर्व करना। अब नई मैनेजमेंट के साथ साथ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और देखें ना, रिफॉर्म्स जब ओवरऑल सिस्टम आप ठीक नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। बंदे क्यों चेंज कर रहे हैं, वो है खूब से खूब, है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। तो इंसान इंप्रूव ही करता है ना, बेहतर, लेकिन हमने ओवरऑल इसको ठीक करना है और ये करके दिखाएंगे। पंजाब पुलिस इज अ अपहिल टास्क, आई टेल यू व्हाट, ये आसान बात नहीं है। ये आवे कावा 35 साल जो लोग मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं, हमें 2 साल हुए हैं और कहते हैं ये क्या है जी, क्यों नहीं किया, ये गलत बात है। इस पे टाइम लगता है, खास तौर पे पंजाब में पुलिस में खास तौर पे रिफॉर्म्स लाने में और चीज करने में, इसमें बहुत सी। लेकिन जो अभी तक वो नेटिव्स को कंट्रोल करने वाला माइंडसेट है पुलिस का अनफॉर्चुनेटली, और अभी भी हम ये देखते हैं कि जनाब वही बड़ी बड़ी मूछें और एक कल्चर है टिपिकल वो गांव देहात का, और वो उसी तरीके से वो वहां पर करते हैं। उनको तरीका नहीं है। देखिए जी, पुलिस का काम है टू प्रोटेक्ट एंड टू सर्व प्राइमरीली। दिस इज व्हाट अमेरिका में भी आप होते हैं, गाड़ियों पे भी ये लिखा होता है। यहाँ पे आपकी घबराहट है। मुझे याद है स्वेब सडल साहब जो आईजी थे, उन्होंने रिफॉर्म्स की भी बात की थी। ही हैड ब्रिलियंट प्लान्स, कुडंट डू मच बिकॉज इतना वो घुस चुका है सोसाइटी में वो कल्चर कि पुलिस वाला ऐसे ही होगा, पेट निकला होगा, मूछें बड़ी, बटन खुले हुए, और बस मारना। और वो कहते हैं ना, हाथी भी मान जाएगा कि मैं बकरी हूँ, बात ये हो जाती है। अच्छा, तो कुछ चीज़ें और अभी आपने वेमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों और औरतों के हवाले से आप लोगों ने काफ़ी लेजिस्लेशन की, खास करके जो बच्ची के ऊपर एक्ट उसके नाम से बनाया आपने और सारा कुछ किया। किस हद तक कामयाबी हो रही है और किस तरह इंश्योर करेंगे कि सही बंदा बचे और गलत बंदा अंदर जाए? क्योंकि ये भी बड़ी, इसमें भी बड़ी ब्लैकमेलिंग और इसमें 2 नंबरियां और बड़ा कुछ है इसमें भी। ये जो औरतों को जरूर राइट्स दें, मैं कहता हूँ 100% वी सपोर्ट दैट, बट एक लेवल के बाद वो मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं, और ये हो भी रहा है। एक तो मैं आता हूँ इस पे, एक है कानून साजी और एक है इम्प्लीमेंटेशन। सीधी बात, बिल्कुल ठीक। जो असल चीज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होती तो कानून साजी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम एक कानून ऐसा ला रहे हैं जो इम्प्लीमेंट होगा, वो बड़ा कंप्रिहेंसिव बिल है। नंबर 1, केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, ठीक, रिपोर्ट नहीं होती, और उसमें 3 चीज़ें हैं। एक, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। दूसरी चीज़, हमारे माशरती अकदार और चीज़ों की वजह से लोग जो हैं वो नहीं आते, सामने नहीं आते, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती। तीसरी चीज़ जो है, आपस में सुलह, जो नाम दे दिया जाता है जी सुलह होगी बस रिपोर्ट करनी, वो असल में ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, वो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। ये कानून इसको भी एड्रेस करेगा। नंबर 2, कन्विक्शन रेट जो है वो कम है, पूरी दुनिया में कम है, पाकिस्तान में बहुत कम है, उस पर काम होगा ये कानून। उसको भी, पुलिस वाला अगर कार्रवाई नहीं करता, पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। फिर सख्त से सख्त सजाएं, जाके डिटरेंस पैदा हो, खौफ पैदा हो इनके अंदर। ये वैशी दरिंदे हैं, इंसानी हकूक के चैंपियन भूल जाते हैं कि दरिंदों के इंसानी हकूक नहीं होते, इंसानों के इंसानी हकूक होते हैं। ये बच्चे, बच्चियां, खवातीन, तो सर फिर इनको लटकाएं, इनके इंसानी हकूक, हैंग देम। यस सर। और रोड पे मुझे याद है कि एक औरत के का इसी तरीके से रेप हुआ, 4 ईरानी लोगों ने किया, और फॉर सम रीजन वन वाज मेकिंग अ वीडियो, फोन गुम गया, चोरी हुआ, अलबत्ता दे गॉट कॉट, और उन 4 को क्रेन के साथ लटकाया गया
और सुबह से शाम तक लटकाया गया कि वो एक मैसेज कन्वे हो जाए, बड़ा मुश्किल। लेकिन जब निशाने इबरत आप नहीं बनाएंगे देखिए देखिए बात हुई ना कि अब फिर वो बात होती है कि 2020 में आप रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड है। उस दिन भी बात हुई कि जनाब ये GSP प्लस स्टेटस ले लिया जाएगा हमसे, और दीगर यूरोपियन यूनियंस के इश्यूज होते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स का। भाई कालीन जो बनाते थे बच्चे, उनको अब वो कारपेट की वो बात नहीं रही कि छोटी उंगली बनाती थी तो साफ कारपेट बनता था छोटे बच्चों का, अब वो चाइल्ड लेबर को साइड पे किया गया क्योंकि जी हम नहीं लेंगे एक यूनिवर्स। इसी तरीके से इसमें भी तो हो सकता है ना जनाब कि मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जी ये चीज़ यूं है, लेकिन वील सेट एन एग्जाम्पल। सर सऊदी अरब में आज भी सर कलम किया जाता है, सजाए मौत दी जाती है, फांसी दी जाती है, ओपनली दी जाती है, जुम्मे के बाद संसार करना हो कर दिया जाता है। इस तरफ जा रहे हैं सर, ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह रहा था ये ह्यूमन राइट्स वाले जो बात करते हैं ये दरिंदों के ह्यूमन राइट्स नहीं होते। सरेआम फांसी, निशान इबरत बनाना है, निशान इबरत बनाना है इन लोगों को। ज़िया के दौर में कोड़े पड़ते थे ना लियाकत बाग में, लोगों को सरेआम एक इंप्रेशन जाता था, वरना तो बंद करके भी मार सकते थे, किसी ने देखा नहीं तो फायदा कोई नहीं। ये एक होता है इंप्रेशन क्रिएट करना। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और ये बहुत ज़रूरी है। डेटरेंस नहीं है ना, तो डेटरेंस के लिए ज़रूरी है। और फिर जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, देखें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया था कि केमिकल कैस्ट्रेशन जो है वो भी होगी, लेकिन अव्वलीन तरजीह जो है वो है सरेआम फांसी, सरेआम फांसी, निशान इबरत बनाओ इन लोगों को। ये मुमकिन होगा आपके ख्याल में इंटरनेशनल प्रेशर्स में और सारा कुछ, या नहीं? देखें इस पे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ इस पे डिबेट हो रही है, ठीक है। कंसेंसस के साथ बनाया जाएगा, अव्वलीन तरजीह सरेआम फांसी। तो लेट्स सी। एनीवे फैज़ साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, एंड आई एम श्योर कि आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बट स्टिल यू मैनेज्ड द टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। थैंक यू जी। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।